वेलकम टू यूपीएससी डेली। कुछ महीनों पहले हमने एक प्रीलिम्स थीमेटिक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। हमने अभी तक उसमें 2 थीम्स कवर किए हैं और ये हमारा तीसरा थीम है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद दिस प्रीलिम्स स्नाइपर पीवाईक्यूज और थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अभी प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, तो वी नीड टू कवर इट फास्टर देन our usual speed. So this is third theme for the polity section, directive principles of state policy. तो ये पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 टू 51 के बीच में जो प्रोविजंस दिए हैं उसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये एक गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, स्टेट को गाइड करते हैं कि आपको पॉलिसी मेकिंग में कैसे आगे बढ़ना है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स की तरह कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ प्रोविजंस का वायोलेशन भी होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये इन्फोर्सेबल और जस्टिसेबल दोनों नहीं है। तो देखते पीवाईक्यू। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल 6 पीवाईक्यू देखेंगे और अगला पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इस सेक्शन के 6 एमसीक्यू और फंडामेंटल राइट्स के फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ एमसीक्यू होंगे, वीडियो में डाल दिए हैं। तो इसके बाद वो जल्दी आएगा। सो आप जैसे प्रीलिम्स ये सीरीज देखने को स्टार्ट करोगे तो अगला वीडियो भी साथ ही में देख लेना। तो शुरू करते हैं। तो ये 2015 का क्वेश्चन है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। The provisions contained in this principle are not enforceable by any court. तो ये मैंने जैसे बताया तुम आप लोगों को कि ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो बिल्कुल बात करते हैं। इसमें बहुत सारे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो हमारे टोटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो गांधीयन, सोशलिस्ट और मॉडर्न ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो सोशलिस्ट एक सेपरेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए ही बनाए गए हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट। तो जैसे मैंने बताया कि ये किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। इसका वायोलेशन होने के बाद भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसका फंडामेंटल राइट्स की तरह कि ये हमारे वायलेट हो गए हैं। तो ये तो नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, both 1 and 2. This is the explanation. They are meant for promoting the social and economic democracy. और फंडामेंटल राइट्स की तरह ये कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, which principle among the following was added to the directive principle of state policy by the 42nd amendment to the constitution? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस थी, उसके बाद लेटर पार्ट में कुछ अमेंडमेंट हुई जैसे कि 42, 44 और 97। उसमें हमने कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए। तो ये दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग इज which directive principle we have added by 42nd amendment. So 4 options दिए हुए हैं, देखते हैं one by one. Equal pay to equal work from the both men and women, participation of workers in the management of industries, right to work, education and public assistance, securing living wage and human conditions of work to the workers. तो ये जो पर्टिकुलर बी ऑप्शन है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज आवर राइट आंसर। ये बाकी के 3 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही अवेलेबल थे, ये हमने बाद में ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट से। तो 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी उसमें उनसे हमने 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किए थे, जैसे कि आर्टिकल 39F, 39A, 43A और 48A। तो 14 जो 4 हमने प्रिंसिपल्स ऐड किए वो देखते हैं कि क्या है। वो 39F था, उसमें बताया था कि जो चिल्ड्रंस है उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को सिक्योर करेंगे,
प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड जो फ्री लीगल एड का आर्टिकल है वो 39A, और मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में एक आर्टिकल वो 43A में उसका प्रोविजन है, और 48A में एनवायरनमेंट के बारे में प्रोविजन है। सो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए वी शुड नो हाउ मेनी amendments has been done in the constitution in the particular directive principles part. There are 4 total amendments. I think I have given in the explanation. These are the 4, like 42nd में से चार थे, 44th में हमने और दो लाइक एक आर्टिकल में चेंज किया, 86 में हमने एक में चेंज किया, और 97 में एक चेंज किया। तो ये चारों अमेंडमेंट और उसके एक्सप्लेनेशन देख लेना कि हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से थे और बाद में कौन से ऐड किए गए। अगर इस अगली बार इस पे क्वेश्चन बन सकता है, यू शुड नो which ones are the original and which ones are the added by the constitution, sorry, added by the amendment of the constitution. Next question. Consider the following statements with reference to the Constitution of India. The directive principles of state policy puts limitations upon legislative function or executive function. शायद यहाँ पे एक वर्ड मिस है। हाँ, the directive principles of state policy constitute limitations upon. So this is very interesting question. So this one is asking कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे लिमिटेशन पुट करते हैं या नहीं। ऊपर से देखने के बाद ऐसा लग सकता है कि दे आर पुटिंग लिमिटेशंस ऑन सर्टेन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, बट जैसे कि हमने ऊपर देखा PYQ हैज ऑल योर आंसर्स बेसिकली। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखा कि these provisions are not enforceable by any court. So if these principles are not enforceable by any court, they cannot be put as a limitations. इसका कुछ लीगल वैलिडेशन नहीं है। अगर इसको लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉइड भी हो गए तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो दे कैन नॉट बी लाइक, अगर हम कोर्ट में जा नहीं सकते तो हम वो एनफोर्सेबल नहीं है और जस्टिसेबल नहीं है। तो ये दोनों भी जो लिमिटेशंस के बारे में बोल रहा है ये दोनों रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा नेदर 1 और 2, बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर नॉट जस्ट। ये दो वर्ड्स हमेशा याद रखना, नॉट एनफोर्सेबल एंड नॉट जस्टिसिएबल। Even though fundamental rights are not enforceable and justiciable as given in the Article 37, they are fundamental to the governance of the country. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दिया है कि आपका एक मॉरल ग्राउंड बनता है, इवन इफ दे आर नॉट इन्फोर्सेबल और जस्टिबल। अगर कोई स्टेट पॉलिसी बना रहा है या गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बना रहा है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही बनाना है। These are fundamental to the governance. और जैसे कि फंडामेंटल राइट्स तो पता है आपको, वो लिमिटेशंस रखते हैं एग्जीक्यूटिव के डायरेक्शंस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट व्हाई PYQ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 2017 में हमने डिस्कस किया था कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, तो 2020 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि they shall be enforceable by courts, they shall not be enforceable by any court. Principle laid down are in this part are to the influence making laws of the state. तो अभी कुछ सेकंड पहले ही मैंने डिस्कस किया कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और जैसे बताया कि ये फंडामेंटल है, तो स्टेट के लॉ में इन्फ्लुएंस इनका है। वैसे भी 1 एलिमिनेट करने के बाद हम ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं और 50-50 हमारा आंसर आया था, तो
2 तो वैसे भी राइट है और थर्ड। बहुत ही इजीली पीवाईक्यू की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ लेना। Which one of the following factor constitutes the best safeguard to the liberty in the liberal democracy? 4 ऑप्शंस दिए हैं और लिबरल डेमोक्रेसी ये जो है, which one of the following constitutes the बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड कौन सा होगा लिबरल डेमोक्रेसी में? तो वन बाय वन देखेंगे कि थोड़ा सा ये जो टर्म है, ये वी नीड टू सी। लाइक फर्स्ट ऑप्शन इज कमिटेड जुडिशियरी, ओके, विल सी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर। सो कमिटेड जुडिशियरी का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारी जुडिशियरी कमिटेड है तो वो गवर्नमेंट के पॉलिसी को कमिटेड रहती है। तो गवर्नमेंट ने अगर कुछ पॉलिसी बनाई तो जुडिशरी उसी को कमिट करके चलती है, वो उसके अगेंस्ट जाती नहीं है। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेसी की। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर गवर्नमेंट में कुछ आर्बिट्री रूल बनाया तो दैट रूल शुड नॉट वायलेट लिबरल डेमोक्रेसी, और गवर्नमेंट बना सकते हैं तो it cannot be right. Second is centralization of power, which means government has more powers and they can bring any arbitrary law. So this cannot also be your answer. Elected government is government actually. So whenever there is a government, we need to think that ki government can bring arbitrary laws and that can put your liberty in danger. So our answer should be separation of power. This is the explanation. That is what I have explained here. सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में अगर बोले तो ये क्या करता है कि हर एक हमारे जो 3 स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये उनको अपने अपने दायरे में रखता है और एब्यूज ऑफ पावर से बचाता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ आवर, ये जो हमारे 3 स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन के, ये किसी एक कोई भी पावर ऑफ एब्यूज ना करे, अपने अपने दायरे में रह के काम करे, जिससे ऑथोरिटेरियन जो टेंडेंसी रहती है, मतलब कि तुम्हारे डेमोक्रेसी पे जो भी आज आने वाली है वो हम इससे रोक सकते हैं। सो दिस शुड बी आवर बेस्ट आंसर। एंड ये दिस वन, लाइक दिस, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी। यू शुड बी क्लियर विद योर कंसेप्ट्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। एम लक्ष्मीकांत को ठीक से पढ़िए और कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। तो 4 चीजें दी है, राइट टू इक्वलिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट टू फ्रीडम एंड कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. This is about Article 39C. This one is a directive principle. The operation of the economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment. इसका मतलब ये है कि 39C में दिया गया है कि concentration of wealth should not happen. So this clearly violates the directive principles of state policy. तो ये 6 क्वेश्चन हमने देखे. This particular section is pretty much about you should know the provisions. First thing you should know that these are only guidelines, not enforceable by court, and DPSPs are not justiciable in any court. After that, you should know all the provisions. You have to divide. It's given in the book that they are divided in the 3 part, and you have to read that particular part. And also, you need to read the amendments that happened after the constitution, which added new provisions in the directive principle of state policy. So इस part में इतना ही. We'll come with second part, which has 6 question of DPSP and 3 question of 2 to 3 questions of fundamental duties, and that will cover our fourth theme, DPSP and fundamental duty का mixed जो theme है. अभी हम थर्ड थीम कवर कर चुके हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टेलीग्राम पे इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा.
थैंक यू एवरीवन।